नमस्कार। आज के इस क्लास में मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पिछले क्लास में केवीएस के पीजीटी, पीआरटी और टीजीटी के जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें हम लोग पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, इसके तहत हम लोग सीख रहे थे कि ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डेवलपमेंट, इनके क्या अर्थ होते हैं। और हम लोग ये सीख चुके हैं कि विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। और हम लोगों ने देखा है कि विकास के सिद्धांत, तो इतने सारे लेक्चर को देखने के बाद आज हम लोग उस पर आधारित जो प्रश्न आपके पीछे पूछे हुए हैं, जैसे केवीएस में पूछा हुआ प्रश्न, सीटेट में, यूपी टेट में और डीटेट प्लस भी, या ये कहें कि जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं, आज उनको हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। और इस प्रैक्टिस सेट को आप बहुत सावधानी से करिएगा और वीडियो को रोककर प्रश्नों को पढ़िए, उसको आंसर दीजिए, उसके बाद आगे के वीडियो को चलाइएगा, ताकि ये हो कि हमारा जो मस्तिष्क है वो क्रिया करे। जब कभी हम प्रैक्टिस सेट करते हैं तो एक हम लोगों के अंदर कमी ये होती है कि हम लोग केवल टीचर बोलता है और विद्यार्थी केवल और केवल सुनने का काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं करना। वीडियो को रोकिए, वहाँ पे प्रश्नों को पढ़िए, अपने समझ पर उन प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और जब कोई दिक्कत होती है तो वीडियो को तो आप चलाएंगे ही आगे, तो चलाकर वो जो समस्या होती है उसको ठीक कर सकते हैं। इसलिए चलिए हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें हम लोगों का पहला प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि अधिगम एक परिपक्वता के संबंध में, अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। याद करना है कि कौन सा कथन सही है और बाकी गलत हैं। तो देखिए, पहला है, यदि मानव विकास के केवल परिपक्वता से होता है, यानी कि यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतर स्तर तक ही सीमित रह जाते, निम्नतम स्तर तक ही सीमित रह जाते। ये एक तरह से बात किया जाए कि व्यंग टाइप की बात है। कैसे कि यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता है, यानी कि कोई सपोर्ट कर रहा है कि हाँ मानव का विकास परिपक्वता से होता है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि केवल अगर परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम स्तर तक ही सीमित रहता। हाँ, बात सही है। निम्नतम स्तर तक सीमित रहने का अर्थ है कि जो परिपक्वता होती है, आपके अंदर मैच्योरिटी जो होती है, वह एक सीमा के बाद रुक जाती है। और दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखें कि जो परिपक्वता है, जैसे आपने पिछले क्लास में देखा होगा कि परिपक्वता एक सीमा के बाद रुक जाती है और उसके आगे बहुत कम मायने में देखा जाता है। तो मैच्योरिटी, शरीर की वृद्धि और विकास में जो मैच्योरिटी चीज़ है, परिपक्वता चीज़ है, उसके आने के बाद ही आपके अंदर व्यवहार में परिवर्तन और अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि परिपक्वता एक सीमा पर तो रुक जाती है, तो इसका मतलब है कि आपका जो विकास है वो उसी तक होगा, यानी वहीं तक होगा, उसके आगे नहीं होगा। तो ये कथन है, व्यंग टाइप का है। यह परिपक्वता के कथनों को नकार रहा है ऑप्शन। इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि अधिगम में परिपक्वता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो ये सही हो सकता है। क्यों सही हो सकता है? क्योंकि यह परिपक्वता तक सीमित नहीं है, यह परिपक्वता के आगे तक की बात कह रहा है। आगे देखिए अगला, वंशाक्रम संभाव्य क्षमता की सीमा के कारण बालक एक निश्चित सीमा से आगे तक विकसित हो सकते हैं। कह रहा है कि वंशाक्रम यानी कि आनुवंशिक जो लक्षण होते हैं, तो वंशाक्रम संभाव्य क्षमता की सीमा के कारण बालक एक निश्चित सीमा से आगे तक विकसित हो सकता है। यानी अगर वंशाक्रम एक सीमा में बांध देता है, तो जब सीमा में बांध देता है तो उसके आगे तक विकसित हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये एक निश्चित सीमा से आगे तक विकसित करने में सहायक नहीं है, ये अवरोधक है।
यानी कि वंशानुक्रम, जैसे मान लीजिए कोई बालक है 5 फुट का हो गया है, तो अब वो ज्यादा बढ़ नहीं सकता। यह वही काम कह रहा है, क्या कह रहा है कि वंशानुक्रम संभाव क्षमता की सीमा के कारण बालक एक निश्चित सीमा से आगे तक विकसित हो सकते हैं, और ये कह रहा है कि विकसित हो सकते हैं, जबकि वंशानुक्रम उस सीमाओं में बांध देता है, उसके आगे विकसित नहीं हो सकते। इसलिए यह ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। बालक विकास की दृष्टि से जब सीखने के लिए तैयार नहीं है तब भी वे अधिक प्रयास के द्वारा सीख सकते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है ये, कि बालक विकास की दृष्टि से जब सीखने के लिए तैयार नहीं है तब भी वे अधिक, जब बालक सीखने के लिए तैयार नहीं है, तत्पर नहीं है, तो क्या उसे हम सिखा सकते हैं? हम सिखा नहीं सकते। और लेकिन ये ऑप्शन कह रहा है कि तब भी वे अधिक प्रयास के द्वारा सीख सकते हैं। ऐसा संभव नहीं है, चाहे आप जितना प्रयास कर लीजिए, अगर बालक तैयार नहीं है तो वो सीख नहीं सकता। और ये कह रहा है कि सीख सकते हैं, इसलिए ऑप्शन ये क्या आपका गलत है। अगला, बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बिना समय विचारे विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कह रहा है कि अंतर्निहित, ये अंतर्निहित शक्तियों को बिना विचारे, बालक की अंतर शक्तियों को बिना विचारे आप विकसित करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। बालक की जो क्षमता होती है, हर एक बालक की अपनी अलग अलग क्षमता होती है, और उसी के अनुसार वो विकास करता है, उसी के अनुसार वो क्रिया करता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि बालक अंतर्निहित शक्तियों को बिना समय विचारे विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करें, तो ऐसा नहीं है। आप उस समय, या ये कहें कि बालक के अंदर जो अंतर्निहित शक्तियां हैं उसके आधार पे अगर आप काम कराते हैं उससे, या कोई भी चीज सिखाते हैं, तो उस बच्चे का विकास सही तरीके से होगा। और ये कह रहे हैं कि उसको नकार दीजिए। देखिए, विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है बिना समय, यानी कि उसकी अंतर्निहित शक्तियों को छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। उसकी अंतर्निहित शक्तियों के अनुसार ही अगर हम उसका विकास करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। ये आंसर आपका सही है, यानी कि पहले का ए ऑप्शन। आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? यानी कि जो परिपक्वता है और अधिगम, इन दोनों को अलग करता है। वैसे तो देखा जाए तो परिपक्वता आती है तो बालक के अंदर अधिगम होता है सही तरीके से, और ऐसा भी होता है कि बालक जैसे जैसे अधिगम करता है तो किसी न किसी विकास के आयाम में उसके अंदर मैच्योरिटी का भी विकास होता है, यानी एक दूसरे के पूरक हैं। आइए देखिए, निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? अधिगम से किसको किसको? परिपक्वता को किससे? अधिगम से अलग करती है। और आप जानते हैं कि परिपक्वता आपके अंदर जो शारीरिक दृष्टि से हो रही है उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो कह रहे हैं कि यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। यह एक कैसी प्रक्रिया है? स्वाभाविक। तो सही जाहिर सी बात है, परिपक्वता आपके अंदर स्वाभाविक होती है, और जो अधिगम है इसके लिए हमें अभ्यास की आवश्यकता होती है। किसकी? अभ्यास या अनुभव की आवश्यकता होती है। और परिपक्वता के लिए अभ्यास या अनुभव की आवश्यकता शिक्षा मनोविज्ञान में नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या है कि यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया, तो जाहिर सी बात है परिपक्वता और अधिगम परिपक्वता को अलग कर रहा है। कैसे? यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हो सकता है कि इसके आगे इससे भी अच्छा आंसर मिल जाए सही। यह अभ्यास पर निर्भर है, तो परिपक्वता अभ्यास पर निर्भर नहीं है, अधिगम अभ्यास पर निर्भर है। तो इसलिए यह ऑप्शन गलत है, क्योंकि परिपक्वता को अलग करना न है, इसलिए परिपक्वता के परिप्रेक्ष्य में हमें उत्तर देना है। यह प्रेरकों पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर आपने जो मैच्योरिटी को पढ़ा था पिछले क्लास में, उसमें आपने देखा है कि उस पर किसी प्रकार के प्रशिक्षण का, किसी प्रकार के उत्प्रेरक का प्रभाव नहीं पड़ता है, अभिप्रेरणा का प्रभाव नहीं पड़ता है। यह स्वतः आपके अंदर परिपक्वता आती है। तो यह भी गलत है। यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि परिपक्वता क्या है कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। यह परिपक्वता आपकी एक निश्चित सीमा के आने पर रुक जाती है, या बहुत कम अपवाद स्वरूप देखा जाता है कि बढ़ती है, अन्यथा वो एक सीमा पर आकर रुक जाती है। इस
प्रश्न के आंसर में लिखा हुआ है तो ऑप्शन है आपका ए, वो है आपका सही है, क्योंकि यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कौन? परिपक्वता। एक चीज और है, इन प्रश्नों को करने से पहले आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे चैनल के, और वहां पे जो दिया गया है उसके जो पहले वीडियो और तीसरा वीडियो है उनको जरूर देखिएगा, ताकि इन प्रश्नों को आप आसानी से कर सकें। चलिए तीसरा प्रश्न, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः मैच्योरिटी से पहले प्रशिक्षित करना क्या है? कह रहा है कि सामान्य यानी कि परिपक्वन से पहले ही प्रशिक्षित कर रहे हैं बच्चे को, तो करना प्रायः क्या है? तो देखिए पहला ऑप्शन, सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है। परिपक्वन से पहले यदि आप बच्चे को प्रशिक्षित करते हैं तो क्या लाभकारी होगा? परिपक्व नहीं है, और जैसा कि आपने देखा है कि लाख अभ्यास करा लीजिए, बच्चे को सुंदर बोलना है, शब्दों का सही उच्चारण करना है, तो उसकी वाक इंद्रियां जब तक परिपक्व नहीं होता है, चाहे लाख अभ्यास करा लीजिए, उसका रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। यानी कि बच्चा शुद्ध उच्चारण करना सीख नहीं सकता। तो ये क्या कह रहे हैं कि सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी है, जबकि यह लाभकारी नहीं है। जब तक बच्चा मैच्योर नहीं होगा तब तक आप उसके लिए कोई भी प्रशिक्षण या अभ्यास करा लीजिए, उसके अंदर परिवर्तन नहीं हो सकता। और ये कह रहे हैं कि बहुत लाभकारी है। क्या है आंसर? गलत है, ये लाभकारी नहीं है। कुल मिलाकर यह हानिकारक होता है। अब देखिए, क्या यह लाभकारी भी नहीं है तो क्या हानिकारक है? तो ये प्रशिक्षित करना पहले ही ये हानिकारक पूर्ण रूप से नहीं है, और जबकि ये कह रहे हैं कि यह हानिकारक है। अगला, दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है। अभी आपने देखा कि इसका कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है जब तक बच्चा मैच्योर न हो जाए, और यह पूर्ण रूप से हानिकारक कह रहे हैं और यह पूर्ण रूप से लाभकारी कह रहे हैं। और अगले वाले ने तो एकदम नकारे दिया है। नकारने का मतलब है कि बहुत लाभकारी होता है ये बता रहे हैं, जबकि उसका कोई प्रभाव नहीं है। तो बच गया हमारे 30। अब इसको देखिए, तो ये कन्फर्म है कि सही हो सकता है, लेकिन इसको तर्क किया जाए तब देखा जाएगा। तो क्या कह रहा है कि लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। यानी कि बच्चे को जब प्रशिक्षित कर रहे हैं उसकी मैच्योरिटी से पहले, तो यह निर्भर करता है कि आप किस तरीके का प्रशिक्षण बच्चे को दे रहे हैं। यानी कि प्रशिक्षण पर आधारित है बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन। कब? मैच्योरिटी से पहले। तो जाहिर सी बात है कि बच्चे के अंदर अगर आप विकास करना चाहते हैं, तो अगर मैच्योरिटी से पहले अगर आप विकास करना चाहते हैं तो उसमें किस तरीके का परिवर्तन चाहते हैं ये निर्भर करता है उसके प्रशिक्षण पे। तो हमको प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देना है, तब उसके अंदर विकास होगा। क्या? मैच्योरिटी से पहले, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं कर सकते हैं। एक सामान्य सा परिवर्तन हो सकता है मैच्योरिटी से पहले प्रशिक्षित देने का। तो ये आपका सही है, लेकिन आप क्या करेंगे कि आप इन प्रश्नों को बारीक से और समझिए और वीडियो को फिर से देखिए जो भी हम लोग तर्क कर रहे हैं, ताकि हमारे जो पेपर हैं, हमारा मस्तिष्क इन आंसर ऑप्शनों के अनुसार क्रिया कर सके। यहाँ पे हम बता रहे हैं, हम तो मान लीजिए कि ऐसा हो सकता है कि हमको ऑप्शन ये याद हो कि हाँ कौन सा सही है, लेकिन आपको ये काम करना है कि आप अपना दिमाग दीजिए। हम बोल रहे हैं ठीक है, लेकिन आप सहारा लीजिए मेरे बोलने का, केवल और केवल सहारा लीजिए। बाकी और सब आप अपने दिमाग को दौड़ाइए कि क्यों गलत है और क्यों सही है। हाथ से कलम पकड़िए और कॉपी पे लिखिए, कोशिश करिए कि आखिर क्यों गलत है और क्यों सही है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। परिपक्वता का संबंध है। क्या है परिपक्वता का संबंध? किससे है? क्या विकास से है, बुद्धि से है, सृजनात्मकता से है कि रुचि से है? तो देखिए, जो परिपक्वता है, यह परिपक्वता जब आती है तो बच्चे के अंदर प्रशिक्षण का भी प्रभाव पड़ता है सही तरीके से, वह अभ्यास भी सही तरीके से करता है,
वह अधिगम भी सही तरीके से करता है, अर्थात परिपक्वता के कारण बच्चे का सही तरीके से विकास होता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है बुद्धि, सृजनात्मकता और रुचि। यहाँ पे देखें तो परिपक्वता का सीधे सीधे संबंध किससे है? विकास से है। क्योंकि विकास, अभी आपने देखा कि जब परिपक्वता होगी तो बच्चे के अंदर सही तरीके से विकास होगा, बुद्धि भी एक लेवल पर बढ़ती है, सही बात है, सृजनात्मकता भी बच्चे के अंदर आती है, परिपक्वता आता है तब। और जब, ये तो गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि रुचि है, जब बच्चा रुचि लेता है तो उस चीज को करने में उसको प्रसन्नता होती है, और रुचि नहीं है तो प्रसन्नता नहीं होती। ये भी कारक सामान्य सा थोड़ा सही है, यह भी सही हो सकते हैं क्योंकि परिपक्वता के कारण ही। लेकिन इन सब चीजों को अगर जोड़ा जाए तो ये सब चीजें किसके अंतर्गत निहित हैं? विकास के अंतर्गत निहित हैं। इसलिए परिपक्वता का संबंध किससे है? विकास से। और ये है उसके पहलू हैं, वो विकास के पहलू हैं, जो कि ये तीनों ऑप्शन इसी में समाहित हो सकते हैं। आइए, तो आपका आंसर कौन सा है? ये सही है। अगले प्रश्न को देखिए। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का। अब देखिए, यहां पे देखें कि उद्दीपन क्या है। उद्दीपन, तो जो उद्दीपन होते हैं, तो जब बालक के सामने, व्यक्ति के सामने कोई उद्दीपन आता है तो उसके विपरीत या उस उद्दीपन के परिणाम स्वरूप जो व्यक्ति है या बालक है कोई न कोई अनुक्रिया करता है, और वो अनुक्रिया करना शुरू करता है। कब? उद्दीपन के आने पर। तो आगे ऑप्शन देखते हैं क्या कहता है कि परिपक्वता से उद्दीपन का संबंध। क्या परिवर्तन होता है? परिपक्वता से है जो उद्दीपन से है, तो उद्दीपन का संबंध किससे है? क्या परिवर्तन से है? अभी आपने देखा कि जब उद्दीपन आता है तो हम क्या करते हैं? क्रिया करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। तो जो अनुक्रिया करते हैं, देखिए अनुक्रिया है ऑप्शन, प्रतिक्रिया करते हैं, प्रयास करते हैं, परिणाम। तो यहाँ पे देखिए कि जब उद्दीपन आता है तो हमने कहा कि अनुक्रिया करते हैं, और यह अनुक्रिया उस उद्दीपन के प्रति हमारी प्रतिक्रिया भी कही जा सकती है। इसलिए यह क्या है? आपका प्रतिक्रिया है। यानी कि विकास का संबंध परिपक्वता से है जिस तरीके से, उसी तरीके से उद्दीपन का संबंध प्रतिक्रिया से है, क्योंकि उद्दीपन के बाद आप प्रतिक्रिया या अनुक्रिया करते हैं। इसलिए आंसर आपका बी सही है। आइए छठे प्रश्न को देखते हैं कि कह रहा है परिपक्व विद्यार्थी, परिपक्व यानी कि मैच्योर जो विद्यार्थी है, क्या कह रहा है उसके बारे में? इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है, अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। कभी कभी वाले को तो काट दीजिए सीधे सीधे, कहीं भी मिल जाए आपको तो सीटेट के पेपर में तो अनिवार्य रूप से जान जाइए। कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते हैं। ऑप्शन क्या कह रहा है कि कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते हैं। ये ऑप्शन कोई तार्किक नहीं है कि बालक हमेशा को हर परिस्थिति आती है उसमें अपना अध्ययन करता रहता है, ऐसा संभव नहीं है। उसमें परिवर्तन करता रहता है वो। तो देखिए, ये आपके दो ऑप्शन गलत हैं, और सीटेट में बैठेंगे चाहे केवीएस में, तो आपको ऐसे ऑप्शन को भी गलत करना पड़ेगा, और फिर शेष बचे में से सोचिए कि कौन सा सही हो सकता है। तो इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है, परिपक्व व्यक्ति, और क्या कि अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो मैच्योर व्यक्ति होता है, परिपक्व विद्यार्थी होता है, वह अपने सभी प्रकार के जो भी समस्याएं होती हैं उन समस्याओं का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। कौन से व्यक्ति या बालक? मैच्योर व्यक्ति या बालक। इसलिए ये ऑप्शन आपका सही है। क्या? अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। कौन? मैच्योर व्यक्ति। तो ये सही है। और इसको क्या कि इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। यह ऑप्शन आपका क्या है? गलत है। अगले प्रश्न को देखिए। कह रहा है को का मतलब इनमें से कोई उस पर लगेगा, को परिपक्वता कहा जाता है।
परिपक्वता किसे कहा जाता है? देखिए, पारिवारिक हस्तक्षेप को परिपक्वता कहते हैं, सांस्कृतिक प्रभावों के कारण एक परिवर्तन को परिपक्वता कहते हैं, प्राकृतिक जैविक विकास को परिपक्वता कहते हैं, कि पर्यावरणीय दबावों के कारण परिवर्तन को परिपक्वता कहते हैं। तो देखिए, जो परिपक्वता होती है बालक के अंदर वह जैविक होती है। जैविक का मतलब है कि हर जीव में वो परिपक्वता आती है और वह स्वतः आती है, जिस पर कि प्रशिक्षण का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, स्वतः आती है। तो जैविक प्रभाव, परिपक्वता पर परिवार का हस्तक्षेप होता है नहीं। जैसा कि आपने देखा कि शरीर का जो विकास होता है तो एक स्टेज पर, यानी कि स्वतः वो परिपक्वता आती है और उसके बाद वो बच्चा कोई भी कार्य को सही तरीके से कर लेता है। जैसे कलम से लिखना है तो मांसपेशियों को परिपक्व होना है, तो इस पर किसी वातावरण का और मुख्य रूप से किसी परिवार का हस्तक्षेप नहीं है कि बच्चे की उंगलियां मजबूत हो जाएं ताकि ये कलम पकड़ ले। ऐसा नहीं, ये स्वतः अपने आप मजबूत होंगी, परिपक्व होंगी, ताकि जब ये कलम को पकड़ लें तो सुंदर लिख सके। तो क्या परिवार का हस्तक्षेप है इसको मजबूत होने में, परिपक्व होने में? नहीं। इसलिए यह आंसर गलत है। सांस्कृतिक प्रभावों के कारण एक परिवर्तन है, यह भी गलत है। प्राकृतिक जैविक विकास, ये परिपक्वता को कहा जाता है कि प्राकृतिक रूप से जो जैविक विकास होता है वह है आपका क्या है, परिपक्वता कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है सी सही हो जाएगा। पर्यावरणीय दबावों के कारण परिवर्तन, ये भी आपका आंसर क्या है, गलत है। तो आपका ऑप्शन कौन सा है, 7वें का सी। 8वें को देखिए, एक व्यक्ति मांसपेशियों का उपयोग करना सीखता है और इसके कारण एक कौशल प्राप्त करता है। मांसपेशियों का प्रयोग करना सीखता है, तो जब मांसपेशियों का प्रयोग करना सीखता है तो मांसपेशियां मजबूत होंगी, परिपक्व होंगी। तो इसका संबंध किससे है? आइए, क्या परिपक्वता से है? हाँ, हो सकता है। क्या अभ्यास से है? क्या अधिगम से है? और अभिभावकों का जोर है? तो ये जो अभ्यास और अधिगम है, अभ्यास और अधिगम, ये आपका विकास की तरफ इशारा करते हैं। और जब विकास की तरफ इशारा करते हैं और मांसपेशियों का मैच्योर होना किसके तरफ इशारा करता है, परिपक्वता की तरफ, तो ये आपका आंसर सही है। और बाकी सभी क्या है, गलत है। अभिभावकों का जोर, मांसपेशियों पर अभिभावकों का जोर नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या एक शिक्षार्थी की परिपक्वता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? एक शिक्षार्थी मैच्योर हो गया है तो सबसे अच्छा वर्णन करता है, क्या है? देखिए, ध्यान से पढ़िए इसको, 1-2 मिनट का समय लेकर पढ़ लीजिए इसको। क्या है? यह व्यक्तिगत विकास की एक सतत प्रक्रिया है। यहां पे शब्द है व्यक्तिगत विकास की एक सतत प्रक्रिया है। यह संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित है। बात की जा रही है परिपक्वता के बारे में, याद कर लीजिए, जो कि शारीरिक। यह संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित है, गलत। विशिष्ट वातावरण की आवश्यकता होती है। यहां पे देखिए, कह रहा है कि क्या विशिष्ट वातावरण की आवश्यकता होती है परिपक्वता के लिए? यह नहीं है। इस पर अभ्यास और वातावरण का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। कुछ विशिष्ट आयु में होता है, जाहिर सी बात है, ये बात सही है कि एक निश्चित आयु में परिपक्वता का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो सही बात है कि एक निश्चित आयु यानी कि उम्र आएगी तो आपके अंदर मैच्योरिटी आती है, और उस अवस्था पे मैच्योरिटी जब आती है तो आप किसी क्रिया को सही तरीके से कर सकते हैं। यह भी सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखिए कि जो बात की जा रही है इन दोनों में कुछ न कुछ सही है, लेकिन इसके बारे में कहा कि यह व्यक्तिगत विकास का एक सतत प्रक्रिया है। व्यक्तिगत का अर्थ होता है कि यह वैयक्तिक होता है, यानी कि इंडिविजुअल होता है। यह सभी के में एक समान नहीं होता है। जैसे कि एक ए बालक है और बी बालक है, तो जो परिपक्वता होती है इन दोनों में अलग अलग होगी, एक ही दर से परिपक्वता नहीं आ सकती। समान उम्र के 2 बालक हैं तो भी हो सकता है कि इनके अंदर परिपक्वता पहले आ जाए और इनके अंदर बाद में आए, या इनके अंदर पहले आ जाए इनके अंदर बाद में आए। इसका अर्थ ये है कि जो परिपक्वता होती है वैयक्तिक होती है, यानी कि व्यक्तिगत होती है, हर बालक में अलग अलग तरीके से होती है। और यह कैसी है? विकास की एक सतत प्रक्रिया है। यानी कि जब बालक का विकास होगा तो उससे पहले आप देखिएगा
कि उसके अंदर मैच्योरिटी का आना जरूरी है। इसलिए यहाँ पे आंसर आपका कौन सा सही है? ए सही है। 10 देखिए, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? कह रहा है कि विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। भाई विकास जन्म के साथ तो प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन क्या उसी के साथ ही जन्म के साथ ही समाप्त हो जाएगा? नहीं, विकास उसी के साथ समाप्त नहीं होगा, वह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। सही बात है। बालक के विकास में वहां के जो सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां हैं वह उसके विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विकास यह एक एकल है, ये अकल नहीं है, एकल आयामी है नहीं, विकास बहुआयामी है। यानी कि विकास के भिन्न भिन्न क्षेत्र होते हैं। संज्ञानात्मक होता है, भावात्मक भी होता है, क्रियात्मक भी होता है। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि यह एक एकल आयामी प्रक्रिया है, जो कि क्या है? गलत है। विकास पृथक होता है, विकास पृथक नहीं होता है, वह किसी न किसी के साथ जुड़ा होता है। विकास का संबंध मैच्योरिटी से होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि विकास पृथक होता है, विकास पृथक नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे आंसर आपका कौन है कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। 11वें प्रश्न को देखिए, कह रहा है के अलावा, यानी कि इनमें से कोई एक है, उसके अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो खेल के बारे में कह रहा है युवा में, तो क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? उसके अलावा सब निभाते हैं। इसका मतलब क्या कह रहा है? के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों में विकास की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी यहाँ पे समझने की जरूरत है कि इस ऑप्शन में एक ही ऐसा है जो कि गलत है, उसके अलावा और सब भूमिका निभा रहा है। तो खोजना है कि वो कौन सा है जो कि वो भूमिका नहीं निभा रहा है। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। उसके अलावा यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, यानी कि इंद्रियों को उत्तेजित करने के अलावा यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। देखिए, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह समय बिताने के अलावा, यानी कि यह समय बिताने के लिए खेल खेलते हैं नहीं, और यह कह रहा है कि समय बिताने का एक सुखद तरीका है। खेल क्या समय बिताने का सुखद तरीका है? नहीं, खेल से बच्चे का शारीरिक विकास होता है, बच्चे का मानसिक विकास होता है और उसका सामाजिक विकास भी होता है। यानी कि खेल खेल के माध्यम से बच्चों के अंदर एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना होती है और बच्चे का समाजीकरण होता है। और ये कह रहे हैं कि बस खेलने का एक सुखद तरीका है। इसी के अलावा यहाँ पे रखा जाएगा और बाकी सब युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आंसर है आपका सी, क्योंकि इसी के अलावा और सब भूमिका निभा रहे हैं और ये ऑप्शन भी वही है। ठीक है, बढ़िया से अच्छे तरीके से प्रश्नों को और करते रहिए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है? अंतःस्रावी ग्रंथियां, आपके अंदर जो ग्रंथियां हैं, क्या वह विकास को प्रभावित करते हैं? पौष्टिक भोजन क्या विकास को प्रभावित करते हैं? रोग तथा चोट क्या विकास को प्रभावित करते हैं? सोचिए। अंतःस्रावी ग्रंथियां अगर सही हैं, सही तरीके से कार्य करती हैं, तो बालक का विकास सही तरीके से होगा। अंतःस्रावी ग्रंथियों में समस्याएं हैं तो बालक का विकास सही से नहीं होगा। पौष्टिक भोजन भी जरूरी है। रोग और चोट भी बच्चे के विकास को प्रभावित करती हैं। यहाँ पे सारे ऑप्शन आपके क्या हैं? सही हैं, इसलिए आंसर आपका डी सही। 13 क्वेश्चन को देखिए, आजकल अधिकतर विद्यालयों में संभागी समूह के लिए प्राथमिक ध्यान आधारित है। प्राथमिक ध्यान आधारित है क्या?
ग्रेड स्तर पर आधारित है, आयु स्तर पर आधारित है, योग्यता स्तर पर आधारित है, कि छात्र अनुराग पर आधारित है? अनुराग, प्रेम, स्नेह। तो कह रहा है कि आजकल अधिकतर विद्यालयों में संभागी समूह के लिए प्राथमिक ध्यान आधारित है। प्राथमिक ध्यान यानी कि बच्चे के संभागी यानी कि जो विद्यालय हैं उसको बात कर रहा है कि किस पर वो ध्यान दे रहे हैं। क्या ग्रेड के स्तर पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, यानी कि ग्रेड के आधार पर इसको निर्धारित कर दिया जाए कि बच्चा कितना तेज तर्राक है, कि आयु स्तर को ध्यान देते हुए उसके शिक्षण विधियों पर ध्यान दिया जा रहा है, आयु स्तर के आधार पर वो उसके अंदर कितनी संभावनाएं हैं उस पर ध्यान दिया जा रहा है, कि योग्यता स्तर पर, ये यहाँ पे ऑप्शन योग्यता के स्तर और छात्र अनुराग, ये दोनों ही ऑप्शन क्या है आपके गलत है। और ग्रेड स्तर तो एकदम गलत है, क्योंकि आप याद कर लीजिए कि जहां जहां सीटेट के पेपर में रटने पर बल दिया जाएगा, ग्रेड अच्छा करने पर बल दिया जाएगा, ये सारे ऑप्शन तो आप सीधे सीधे वहां पे काट दीजिएगा। यहाँ पे क्या है कि आजकल आयु स्तर का मतलब है कि किस स्तर का बालक है उस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि जिस स्तर का बालक होगा उसके अनुसार उस पर ध्यान दिया जाए तो उसमें एक सकारात्मक परिवर्तन होगा। जैसे बाल्यावस्था का बालक है तो बाल्यावस्था के अनुसार उस पर ध्यान दिया जाए, किशोरावस्था का बालक है तो किशोरावस्था के अनुसार ध्यान दिया जाएगा, तो बच्चे के अंदर अधिक विकास की संभावनाएं और उचित मात्रा में और सही तरीके से हो सकता है। इसलिए आपका कौन सा आंसर सही है? बी, आयु स्तर। 14 को देखिए। 14 प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है? अधिगम और विकास में परिवार, समवयस्क समूह और टेलीविजन। सब कर रहे हैं, आगे देखते हैं इसके। अच्छा, परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक और अच्छे हैं। अगर देखा जाए तो ए से बहुत ज्यादा करीब हम उत्तर में कौन से हैं? बी में है। आगे इससे भी अच्छा आ सकता है, क्योंकि टेलीविजन थोड़ा सा अध्यापक ज्यादा करीब है, टेलीविजन अध्यापक से दूर है। परिवार सही है, खेल भी सही है, लेकिन कंप्यूटर फिर आ गया है, ये दोनों एक ही श्रेणी में रख सकते हैं। परिवार, खेल और पर्यटन ये भी सही है। अगर देखा जाए तो निकटतम उत्तर की बात की जाए कि अधिगम व विकास में अधिक देता है योगदान, तो परिवार हो जाएगा, समवयस्क समूह यानी कि उसकी मित्र मंडली और अध्यापक, इनका ज्यादा से ज्यादा बच्चे के साथ संबंध रहता है और ये सबसे अधिक योगदान देते हैं। थोड़ा थोड़ा सब देते हैं, ऐसा नहीं है कोई नहीं देते, लेकिन सबसे अच्छा आंसर है आपका बी, क्योंकि इसमें परिवार आपके साथ है, उसके साथ है, समवयस्क उसके साथ हमेशा रहते हैं और अध्यापक भी अधिकांश समय बच्चों के साथ रहते हैं। तो ऑप्शन आपका बी। आइए 16 देखिए, 15 कैंसिल। बालक की प्रथम पाठशाला है परिवार, समाज, गांव, विद्यालय। यहां पे हम देखते हैं कि जो आपका पाठशाला की बात करें तो बच्चे की प्रथम शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं उनके माता पिता। क्या जाने जाते हैं? माता और पिता जाने जाते हैं। तो माता और पिता जो होते हैं वो सबसे प्राथमिक या पहले शिक्षक होते हैं और वो परिवार के पहले अंग हैं। समाज परिवार से बनता है, ये बाद में आता है, इसके बाद भी गांव आता है और फिर उसके बाद विद्यालय, यानी कि प्रथम पाठशाला बच्चे का परिवार होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर है? देखिए, बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर है? क्या माता पिता पर निर्भर है, वातावरण पर निर्भर है, विद्यालय का वातावरण और समाज? सही, जाहिर सी बात है, प्रारंभिक विकास की बात कर रहा है
तो यहाँ पे आंसर आपका सही है, माता और पिता। आगे देखिए, निर्धन परिवारों के बच्चे जो छोटे आकार के परिवार से संबंधित है, यहाँ पे निर्धन परिवारों के बच्चे और उनका परिवार कैसा है, छोटे आकार का है, परिवार से संबंध है, उनके विकास के बेहतर वातावरण पाने के मौके होते हैं। ये देखिए यहाँ पे बात की जा रही है निर्धन परिवारों की। अगर निर्धन परिवार है और छोटा है तो कह रहा है कि बेहतर वातावरण पाने के मौके होते हैं, यानी कि विकास के लिए उसके पास मौके मिलते हैं। लेकिन क्या अच्छे परिवार की बात कह रहा है? आगे देखते हैं। क्योंकि उन्हें बड़े परिवारों के निर्धन बच्चों, अब देखिए बड़े परिवार हैं और निर्धन है, यानी कि दोनों की श्रेणी समान है, यानी कि निर्धन परिवार दोनों हैं, तो जो छोटा परिवार होगा उसमें बेहतर अवसर मिलेंगे, ये बात सही है। और दूसरे वाले में क्या है, ज्यादा अवसर नहीं मिलेंगे। तो क्या कह रहा है कि उन्हें बड़े परिवारों के निर्धन बच्चों की अपेक्षा इनके ज्यादा समय मिलेगा पढ़ने को, अच्छे अवसर मिलते हैं। कौन? निर्धन भी होंगे और छोटे परिवार होंगे। आइए ऑप्शन को देखिए। साफ सफाई से जुड़ी कम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साफ सफाई, ये सब चीजें कहाँ से उठपटांग चीजें आ रही हैं इसमें। आगे देखिए, उनके अभिभावक ज्यादा प्रसन्नचित्त रहते हैं। उनके अभिभावक क्या निर्धन है और परिवार छोटा है तो ज्यादा प्रसन्नचित्त रहेंगे, इसका बच्चे के विकास से कोई संबंध नहीं, लेना देना बातों को है। उन्हें शांतिमय परिस्थितियां मिलती है और उन्हें बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। यहाँ पे बात को देखते हैं कि शांतिमय परिस्थितियां प्राप्त होती हैं और बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। तो शांतिमय परिस्थितियां तो गलत है, बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। किन की तुलना में? जब दो निर्धन परिवार हों तो जिसमें छोटा परिवार होगा उसको बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होंगी। तो इसलिए यहाँ पे आंसर आपका कौन? डी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। 19 क्या कह रहा है? वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार, सभी प्रश्न है, सभी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। कौन आकार देते हैं? पौष्टिकता की गुणवत्ता आकार देते हैं, संस्कृति आकार देते हैं, शिक्षा की गुणवत्ता आकार देते हैं, कि शारीरिक गठन आकार देते हैं। प्रश्न को समझिए। निम्नलिखित में से इसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। विकास को आकार देते हैं किसके अतिरिक्त? तो यहाँ पे है शारीरिक गठन, शिक्षा की गुणवत्ता तो आकार देते ही हैं, संस्कृति भी विकास को आकार देती है, और पौष्टिक की गुणवत्ता शारीरिक विकास को आकार देती है, मानसिक विकास को आकार देती है। पौष्टिक अच्छा भोजन, जैसे कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, तो स्वस्थ शरीर रखने के लिए पौष्टिकता की गुणवत्ता चाहिए। संस्कृति भी प्रभावित करती है और शिक्षा की गुणवत्ता भी प्रभावित करती है। शारीरिक गठन के बारे में कहा जा रहा है कि सभी वातावरणीय कारक, तो ये वातावरणीय कारक में कहें कि शारीरिक गठन, तो शारीरिक गठन वातावरणीय कारक नहीं है, यह एक जैविक कारक है, और बाकी सभी चीजों को हम वातावरणीय कारकों के अंतर्गत रख सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं के अतिरिक्त ना, तो यही है, इसी के अतिरिक्त। तो आंसर आपका कौन सही है? डी। ये हम लोग जो प्रश्न किए हैं ये पिछले क्लास में, या ये कहें कि पिछले पेपरों में आए हुए हैं। क्लास में तो इस पर डिस्कस हुआ है कैसे ये कॉन्सेप्ट काम करता है, लेकिन ये पिछले पेपरों में आए हुए हैं। इनको आप स्वयं वीडियो को रोक के स्वयं करिएगा, जिससे कि आपके मस्तिष्क का विकास हो सके। क्योंकि जब पेपर में बैठेंगे तो मैं आपके साथ पेपर में नहीं बैठने वाला हूं तर्क करने के लिए, वहां पे आपको स्वयं तर्क करना पड़ेगा। तो इसलिए जो भी प्रैक्टिस सेट करते हैं तो उस प्रश्न पर रुकिए, अपना दिमाग दौड़ाइए। हम लोग अक्सर प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं लेकिन अपना दिमाग नहीं दौड़ा रहे। टीचर जो बोल रहा है, जैसे मैं ही इसी को समझा रहा हूं, तो इससे आपके ऊपर 10-5% प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जब स्वयं आप अपने दिमाग को इस प्रश्नों पे दौड़ाएंगे तो वो अधिक प्रभावित करता है या आप अधिक सीखते हैं। इसलिए आप जो भी प्रैक्टिस सेट करिए, अधिक से अधिक अपने दिमाग को उस पर संघर्ष कराइए, तब आप पेपरों में अच्छे नंबर लाएंगे। क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड पेपर हो गया है, समय सीमा भी कम हो गई है, आपको वहां पे कलम ऑप्शन पे कलम चलाने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए इस चीज में प्रशिक्षित होके जाइए कि कैसे हम उस ऑप्शन को
कॉपी पे ABCD को भी गलत और सही करने की प्रैक्टिस करिएगा, ताकि आप पेपर में निकटतम उत्तर के पास पहुंच सके। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।